हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज बात करने जा रहे हैं जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आई है उसके बारे में। ठीक है, ईपीएफओ ने अपनी सेकंड वेटिंग लिस्ट रिलीज़ कर दी है। मैं ऑलरेडी फ़र्स्ट वेटिंग लिस्ट से सिलेक्टेड हूँ। तो और मैंने एक वीडियो डाली थी पहले कि मेरा चेन्नई में जो मेरे को आरओ मिला है उसके रिलेटेड जॉब रिव्यू, टाइमिंग एक्सेट्रा सारी चीज़ें बताई थी मैंने उसके अंदर। तो अभी जब सेकंड वेटिंग लिस्ट आई है तो थोड़े बच्चों के कमेंट आ रहे हैं भी उस वीडियो के ऊपर कि मतलब काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं मेरे से, इंस्टा पे पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे पूछ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो बना दो इससे रिलेटेड, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ के डाउट हैं कि कब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, मतलब उनकी जॉइनिंग कब तक हो जाएगी। 25 अक्टूबर रोज़गार मेला है, 25 अक्टूबर को। तो तब तक तो ये कंप्लीट होनी ही चाहिए क्योंकि 25 अक्टूबर को आपको जॉइनिंग लेटर देंगे। तो और हमें लास्ट टाइम फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वालों को शायद 28 अप्रैल का रोज़गार मेला था या 26 अप्रैल का था, ऐसे कुछ था। जिस दिन रोज़गार मेला था उसी दिन जॉइनिंग लेटर दे दिया था, उसी दिन जॉइनिंग करवा दी थी मोस्ट ऑफ़ द बच्चों की। मोस्ट ऑफ़ द बच्चों की, ठीक है। वो बात अलग है कि मैंने लेट थोड़ा ज्वाइनिंग की थी क्योंकि मेरे को कुछ काम था घर पे। मैंने 19 मई को ज्वाइनिंग की थी। तो अगर आप कोई वैलिड रीज़न देते हो और थोड़ा रिक्वेस्ट करते हो आरओ से, अपने जो भी आपको आरओ अलॉट हुआ है उससे, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे वो टाइम, थोड़ा एक्सटेंशन दे दें। जैसे मेरे को मिला था 20-25 दिन का एक्सटेंशन मिला था, तो थोड़ा वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। और 1-2 हफ्ते का तो वैसे मिल जाता है, लेकिन अगर थोड़ा लंबा एक्सटेंशन चाहिए आपको तो बता रहा हूँ कि एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर कुछ बच्चों के सवाल थे कि चेन्नई में, सॉरी तमिलनाडु में जो अलोकेट हुआ है आपको आरओ, तो कौन कौन से बढ़िया आरओज़ हैं, कौन से प्रेफरेंस भरनी चाहिए, किसको ऊपर भरना चाहिए, किसको नहीं। तो भाई बात ऐसी है कि जब प्रेफरेंस आई तो उसके अंदर मेरे को देखा कि सारे में से चेन्नई जो है वो एक्सिटी है। ठीक है, पहला सैलरी ज़्यादा बनेगी उसमें। दूसरा, घर से आने जाने के लिए बहुत ही वो कन्वीनियंट हो जाएगा क्योंकि चेन्नई टू दिल्ली, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो चेन्नई टू दिल्ली इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं कि मैं कभी भी यहाँ से निकलूँगा तो पहुँच जाऊँगा। ठीक है, हर चीज़ के प्रोज़ और कॉन्स होते हैं। देखो, ऐसा नहीं कह सकते आप कि चेन्नई इन चीज़ों की वजह से चेन्नई बेटर है, नहीं। बहुत सारी चीज़ों की वजह से चेन्नई बेकार भी है। ठीक है, जैसे वर्कलोड, टाइमिंग्स। ठीक है, तो मैंने ये सोचा था कि मेरे को वर्कलोड का कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, किसी को नहीं पता होता। मैंने किसी से पूछा भी नहीं, जैसे आप लोग पूछ रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइम पे किसी की वीडियो भी नहीं मिली थी। मैंने सर्च भी किया था लेकिन किसी की वीडियो नहीं मिली थी। तो मैंने सिर्फ यही देखा था कि एक्सिटी है, हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी होगी। और दूसरा मैंने देखा कि घर से आने जाने के लिए अगर ट्रेन भी चाहिए, फ़्लाइट चाहिए, तो बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगी मेरे लिए। अगर मैं दूर साउथ में बिल्कुल नागरकोइल चला जाऊँ या फिर मैं अपने यहाँ पे वेल्लोर चला जाऊँ, तो मेरे को यहाँ से पहले चेन्नई आना पड़ता और फिर जाना पड़ता दिल्ली। कोयम्बटूर से भी फ़्लाइट मिल जाएंगे लेकिन इतनी फ्रिक्वेंट फ़्लाइट्स नहीं मिलेंगी आपको। चलो फ़्लाइट की बात छोड़ो, मेन बात यह है कि एक्सेसिबिलिटी हर चीज़ की है। लेकिन अब एक्सिटी है तो काम भी तो ताबड़तोड़ होगा, तो काम भी भाई हद पार काम है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको काम नहीं चाहिए, देखो बाकी आरों में भी काम है, ऐसा नहीं है कि बाकी आरों में काम नहीं है। कंपेरेटिवली इसमें ज़्यादा है क्योंकि एक्सिटी है, कंपनीज ज़्यादा हैं, हर चीज़ का पता है आपको, एक्सिटी में काम ज़्यादा होता है। कंपेरेटिवली काम कम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, वहाँ पे काम है लेकिन कंपेरेटिवली कम है। तो आप चूज़ वाइजली कि अगर कोई और आर ओ ले रहे हो तो बाकी चीज़ों में दिक्कत आएगी वहाँ पे। यहाँ पे जैसे मेरे को लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी नहीं आई। बहुत सारे लोग मिले मेरे को हिंदी बोलने वाले, मेरे को इंग्लिश में कम्युनिकेट करने वाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिल ही बोलेंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ की मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भाई अभी ऑफिस में बैठा हूँ, संडे है ना आज, तो रूम पे मेरे रूममेट है तो वीडियो बना नहीं सकता मैं वहाँ पे। बना सकता हूँ मतलब थोड़ी शर्म हिचकिचाहट है। और अभी ऑफिस में आ रहा हूँ, सोचा आराम से खुल के थोड़ा तेज़ बोल के सामने कैमरा रख के फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और फिर कमेंट, हाँ देखो मैं टैब लेके बैठा हूँ। सेकंड वेटिंग लिस्ट में ना क्या आगे का प्रोसेस, डीवी और मेडिकल से रिलेटेड अभी आपको प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह मिल गए होंगे, ऑप्शन फॉर्म। तो वो सब भर के आपको एक तो सॉफ्ट कॉपी में आपको मेल करना है,
अपने जोनल ऑफिस को, जो भी आपको जोनल ऑफिस अलॉट हुआ है उसको। और फिर आपको एक स्पीड पोस्ट करने के लिए भी शायद आपको डायरेक्शंस मिलनी होंगी आपके ईमेल्स में कि आपको दोनों चीज़ करनी है या सिर्फ ईमेल से काम चल जाएगा। हमारे टाइम पे हमने सॉफ्ट कॉपी में की मेल भी की थी और बाय स्पीड पोस्ट भी भेजा था, दोनों काम किए थे। ठीक है, तो ओथ ऑफ एलिजेंस फॉर्म वगैरह, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नॉन मैरिटल, मैं मतलब शादी से रिलेटेड डिक्लेरेशन, कुछ ये सारे कई फॉर्म्स होंगे। उसमें प्रेफरेंस फॉर्म भी होगा, प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे आप। उसके जितना फास्ट अभी प्रोसेस चल रहा है ना, उसके हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आरओ अलोकेट हो जाना चाहिए, जितना मेरा मानना है। ठीक है, तो जब आपको आरओ अलॉट हो जाएगा तब आपको जो अलॉट हुआ है आरओ वो कांटेक्ट करेगा कि आपका डीवी अब है और मेडिकल अब है। हमारे टाइम पे मेडिकल हमसे ही करवाया था कि आप अपने जो भी आपका नेटिव प्लेस है वहाँ के सिविल हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल बनवा के लेके आइए और सबमिट कीजिए। फिर हमने रिक्वेस्ट की थी कि तमिलनाडु हम नहीं आ सकते हैं हरियाणा से उठ के, तो आप नियरेस्ट आरओ में हमारा डीवी और मेडिकल करवा लो। तो आप अगर रिक्वेस्ट करोगे तो आप लोगों का भी डीवी और मेडिकल नियरेस्ट आरओ में हो जाएगा। जैसे मेरा हुआ था गुड़गांव ऑफिस में, गुड़गांव के आरओ में, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ तो मेरे सबसे पास गुड़गांव पड़ता था, तो तमिलनाडु जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने डीवी भी वहीं करवाया था और मेडिकल भी वहीं सबमिट किया था। तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जो भी आरओ अलोकेट हुआ है आपको उससे मेल आ जाएगा कि इतने तारीख तक डीवी और मेडिकल करवा लेना, और वहाँ जाके आप अपना करवा सकते हो। ठीक है, फिर जैसे डीवी मेडिकल होगा उससे के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 25 तारीख तक आपकी ज्वाइनिंग के लिए मेल वेल आ जाएगी आपको कि इतनी तारीख को आपकी ज्वाइनिंग करनी है। रोज़गार मेला में आपको लेटर पकड़ाए जाएंगे, फलाना ढिमकाना। ठीक है, ठीक है, एक तो हुआ कमेंट कम। फिर अगला है भाई, एक सेकेंड। फिर एक भाई का कमेंट था कि अभी जैसे लेवल का डिफरेंस होता है कि कोई कह रहा है मैं लेवल 1 पे हूँ, लेवल 2 पे हूँ, अपने होम स्टेट में हूँ, तो मेरे को क्या ये ज्वाइन करनी चाहिए महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। तो ये देखो अपना अपना ओपिनियन होता है सबका। कोई लेवल 1 पे होम स्टेट में रह के भी राज़ी हैं, सबकी अपनी सिचुएशंस और कंडीशंस होती हैं कि घर पे रहना ही पड़े किसी को। और कोई ऐसा होता है फ्री जो चल देता है कि भाई नहीं चलो कोई नहीं, अगर तमिलनाडु मिल रहा है चल लेंगे, घूमने चल लेंगे। सबकी अपनी अपनी होती है। ठीक है, लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर आप पूछना चाहो तो भाई लेवल 3 तक अगर आप कहीं भी हो छोड़ के आ जाओ। लेवल 3 से ऊपर 4 या 5, 4 में हो तो अपने होम स्टेट में रहो। 3 में भी चलो, 3 वाला जो है ना वो बफर जोन है कि 3 में तुम आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, लेकिन लेवल 1 और 2 में तो आ ही जाओ। जितनी तुम्हारी वहाँ पे सैलरी नहीं बनती ना, यहाँ पे उतनी सेविंग हो जाती है। ठीक है, तो लेवल 1 और 2 को तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि तुम छोड़ के आ सकते हो, बिल्कुल छोड़ के आ सकते हो यार। और अगर तुम्हारे प्रमोशन अच्छे हैं उसमें लेवल 1 और 2 में, कितने ही अच्छे होंगे यार, लेवल 6 पे थोड़ी पहुँचा देंगे 2-3 साल में, लेकिन ये जॉब लेवल 5 से लेवल 6 4 साल में पहुँचा देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, और 4 साल में अपने होम स्टेट जाने का भी मौका मिल जाएगा। IRT मतलब इंटर रीजनल ट्रांसफ़र वगैरह लगा के तुम 4 साल में अपने होम स्टेट भी जा सकते हो और लेवल 6 पे जा सकते हो। तो बहुत बड़ी बात होती है ये। लेवल 1 और 2 वाले मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द जॉब्स में बहुत ही तो स्लो प्रमोशन है बहुत, और सैलरी कितनी ही मिल जाएगी। दिल्ली में भी हो तुम, एक्स सिटी में भी तो 35-37, यहाँ पे 20,000 का खर्चा कर दो ना, जब मेरी 37 बचती है, 57 इन हैंड है, तो 37 हज़ार तो बचते हैं, जब 20,000 का खर्चा कर दूँ, जबकि होता नहीं है 20,000 का। तो वो बात है कि जितना वहाँ पे तुम्हारी सैलरी है वहाँ की, इतनी तो वहाँ पे सेविंग, यहाँ पे सेविंग हो जाती है। और चेन्नई बुरा शहर नहीं है, काफ़ी अच्छा शहर है भाई। मतलब लिटरली शुरुआत में आया मैं, तब मैं यहाँ पे इतना परेशान था, मैं कहा कहाँ आ गया हूँ मैं ये, लेकिन शहर प्यारा शहर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले कमेंट देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कमेंट और आया था कि अभी हॉस्टल वार्डन में है, एक लड़की है कि उनका कमेंट आया था कि हॉस्टल वार्डन में है और EMRS के हॉस्टल वार्डन में तेलंगाना स्टेट में, नहीं होम स्टेट में है, और तेलंगाना स्टेट उनको अलॉट हुआ है। लेवल 5 है, दोनों जॉब लेवल 5 है। तो अब उनका ऐसा है कि ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आप सेम लेवल वालों की बता दूं मैं, अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो इस जॉब को तो आप ऐसी जॉब में रहो जहाँ काम कम है, और अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो इस जॉब को तो आप ऐसी जगह रहो जहाँ पे आपके पास थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, रेस्पेक्ट ज़्यादा हो। थोड़ा मतलब होता है ना कि ऑफिस पे डिपेंड करता है, एक हॉस्टल वार्डन में और एक ऑफिस वाली नौकरी में यार। देखो हॉस्टल वार्डन में टाइम ज़्यादा मिलेगा आपको, काम भी कम मिलेगा आपको, लेकिन वो थोड़ी
रिस्पेक्ट हर बंदे के, वो उस वे में मत लेना यार कि कभी गलत समझ जाओ गई, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल जॉब ये वाली होगी मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन। ओके, एक है एसएससी एमटीएस में, तो भाई एमटीएस मैं तो कहूँगा कि छोड़ के आ जाओ, चाहे तुम्हें अंडमान में लाओ तब भी छोड़ के आ जाओ, ठीक है। अगला कमेंट देखते हैं भाई। मेनली यही कमेंट्स थे कि लेवल वेवल को लेके कि मैं इसमें हूँ, तो छोड़ के आना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो भाई देखो, सबके अपने अपने ओपिनियन, मतलब वो सबके अपने अपने डिसीज़न होते हैं। मेरा तो यही है कि मैं तो छोड़ के आ जाता, अगर किसी भी लेवल 3 तक किसी भी जॉब में होता तो मैं तो छोड़ के आ जाता। काम का ऐसा है भाई कि काम है ताबड़तोड़। महाराष्ट्र वाले भी लोग पूछ रहे थे कहीं मेरे से कि महाराष्ट्र में कौन सा आर चूज़ करना सही रहेगा, कौन सा नहीं। तो देखो, मैं भी अभी रिलोकेशन में, अभी मैं रिलोकेट हुआ हूँ, मेरे को भी नहीं पता है कौन सा आर भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए। पर इतना ज़रूर पता है यहाँ के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि एक्स सिटी तो नहीं भरना चाहिए अगर आपको काम नहीं चाहिए तो। और ऐसा नहीं है कि एक्स सिटी में अगर आप नहीं हो, मतलब जेड सिटी में अगर आप हो तो आपके पास काम नहीं रहेगा, नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जितना बड़ा ऑफिस रहेगा ना, काम उतना डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और जितना छोटा ऑफिस रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे केवाईसी सेक्शन अलग है, लेकिन छोटे ऑफिस में मैंने देखा है कि केवाईसी भी उनको खुद को करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे सेक्शन ही अलग बना रखा है। तो ऐसा है कि छोटे ऑफिस में यार सीधी सी बात है, तुमको सारा काम एक कंसंट्रेट हो जाएगा, तो तुमको ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो बराबर से ही बात आ जाती है। बड़े ऑफिस में एटलीस्ट तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कम हो जाती हैं, लेकिन स्टिल कुछ कुछ ऑफिस होते हैं जो थोड़े लकी होते हैं, वही ऑफिस ढूंढने हैं बस। अब वो ऑफिस अगर आप मेरे से पूछोगे तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता। अगर मेरे को पता होता तो मैं खुद ना चला जाता वहाँ पे, लेकिन मैं पता करूँगा ज़रूर, फिर मैं लूँगा फिर अपडेट करूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो और भाई टाइमिंग का ऐसा है कि इस ऑफिस में, चेन्नई साउथ वाले ऑफिस में, ऐसा कोई टाइमिंग है नहीं। यहाँ पे तो वो है कि तुम्हारी पेंडेंसीज, मेरे ख्याल से यही नहीं, पूरे इंडिया में ही, APO4 में SSC लेवल पे तुम्हारी पेंडेंसीज कम होनी चाहिए। मुंबई में, महाराष्ट्र में अभी हाईएस्ट, इंडिया की हाईएस्ट पेंडेंसीज मुंबई में रहती है, बांद्रा में, ठीक है। और यहाँ पे ये शायद तीसरे या चौथे पाँचवें नंबर के आसपास आता है पेंडेंसीज के मामले में। तुम पेंडेंसीज कम रखो अपनी तो। और पेंडेंसीज यार है ना, स्टार्टिंग में अब तुम सोचोगे ना 2-4 महीने में ही कि मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मेरे तो पेंडेंसीज भी कम नहीं होती हैं, और टारगेट वाली जॉब है, ये है वो है, तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हें 4-5 महीने तो नौकरी, मतलब काम सीखने में लग जाएंगे। जैसे तुमने काम सीख लिया ना, पेंडेंसी तो तुम अपने आप नीचे ले आओगे। यहाँ पे कहते हैं कि 20 दिन से नीचे पेंडेंसी रहती है। जिसने काम सीख लिया ना यहाँ पे, वो 5 दिन से नीचे पेंडेंसी पे बैठा है अभी, ठीक है। और सबके पास फिर कंपनी होती हैं, अलग अलग कंपनीज़ होती है, कौन सी कंपनी कितनी बेकार है। जैसे मेरे पास कंपनी है वो तो थोड़ी ज़्यादा बेकार है। वो जब आप आओगे वो आपको पता लग जाएगा कि पेंडेंसीज़ का इतना भी कोई बड़ा रोल नहीं होता, तुम आराम से कम कर लेते हो। तो जॉब स्टार्टिंग में आया था मैं, बहुत बेकार जॉब लग रही थी मेरे को। अब मेरे को लग रहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पेंडेंसीज या टारगेट तो होना भी चाहिए, फिर वैसे तो कोई काम ही नहीं करेगा अगर कोई टारगेट ही नहीं होगा, तो फिर इतना टारगेट होना भी चाहिए। अभी मेरे को लगता है कि सही है जॉब, इतनी बेकार नहीं है। स्टार्टिंग में तो यार मतलब काम आता नहीं था ना, तो लोगों से पूछ के करना पड़ता था, भाग भाग के कि भाई ये बता दो, वो बता दो। फिर जब पूछते हैं तो टाइम भी वेस्ट होता है, फिर पूरे दिन में तुम 10 क्लेम नहीं कर पाते हो और अज्यूम किया जाता है कि 100 क्लेम करने हैं, तो वो थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है। लेकिन अब मेरे को जैसे 4-5 महीने हो गए हैं काम करते हुए, तो मेरे को काम में थोड़ा हाथ सेट हो गया मेरा। अब मेरे को पूछना नहीं पड़ता किसी से काम करने के लिए, अब मैं मैक्सिमम चीज़ें खुद से कर लेता हूँ। तो मेरी पेंडेंसीज भी रिड्यूस हो गई हैं। जब मैं आया था मेरे को 100 दिन की पेंडेंसी मिली थी, अभी मेरी 20 दिन में पेंडेंसी है, 15 दिन में पेंडेंसी है। तो फ़र्क पड़ता है, काम के ऊपर फ़र्क पड़ता है। बाकी आपको हल्का सा ऑफिस की ग्लिम्स दे दूँ ऐसा भाई, बैक कैमरा से दिखाता हूँ। बैक कैमरा से तो यार मर्ज करनी पड़ जाएगी वीडियो, रुको। ये देखो, ऐसी डेस्क होती है, ठीक है। थोड़ा सा वो बैंक वाली फील आएगी आपको, ऐसी डेस्क होती है। ये मेरी डेस्क है, ठीक है। टैप बड़ा है, मैं थोड़ा ऐसा ही सामान रखता हूँ, ये बिखरा बिखरा सा। वो भाई भगवान मानता ज़रूर, लेकिन वो फ़ोटो मेरी है नहीं, वो किसी और मैडम की है फ़ोटो, मेरे डेस्क पे रखती हैं और वही पूजा करती है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा बिखरा पड़ा रहता है, ऐसा नहीं है कि काम ज़्यादा है, बस मैं थोड़ा ऐसा ही मैसी सा रहता हूँ, ठीक है। जैसे ये टेबल बिल्कुल चिकनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये टेबल भी चिकनी है। ये थोड़ा देख लो भाई ऑफिस आप, ऐसा है।
फाइल्स थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये ऑफिस है ना, अभी ग्रुप सेंटर चेंज हुए हैं, इस ऑफिस को अभी दूसरे जगह शिफ्ट होना है। जैसे ये ऑफिस यहाँ पे दो, चेन्नई नॉर्थ और चेन्नई साउथ दोनों हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे चेन्नई साउथ को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, हड्डीआर साइड। तो इसलिए भी थोड़ा मैसी सा है कि काम वाम इकट्ठा हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं जाने के लिए, तो इसलिए मैसी है। बाकी ऐसा ही है, हर मतलब जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं, वो देखोगे आप, वो ग्रुप 10 लिखा हुआ है, मैं ग्रुप 10 में हूँ, ठीक है। वो ग्रुप 11 है, वो ग्रुप 28 है। ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ग्रुप में 5-5 6-6 लोग होते हैं। एक SSA होते हैं और सीनियर SSAs होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर होता है एक सेक्शन सुपरवाइज़र, जो कि लेवल 7 होता है। सीनियर SSA लेवल 6 होता है। तुम लेवल 5 पे तुम अभी हो, 4 साल बाद लेवल 6 पे सीनियर SSA बन जाओगे। फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तुम लेवल 7 पे प्रमोट हो जाओगे, सेक्शन सुपरवाइज़र बन जाओगे। फिर उसके बाद टाइम लगता है, जब अगर तुमको AO बनना है, अकाउंट्स ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, उसके बाद टाइम लगता है AO बनने के लिए, क्योंकि उसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं है, वो UPSC डायरेक्ट लेती है। फिर AO के बाद आएगा अपना तुम्हारा APFC आएगा, फिर RC2 आएगा, RC1 आएगा, रीजनल PF कमिश्नर, फिर ऊपर एडिशनल CPFC ये तो है ही। अपना यूँ है कि AO पे रिटायर हो सकते हो बस, अगर इस पोस्ट में हो तो। लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है, उस पर रिटायर हो जाओगे। या फिर APFC लास्ट में जाके तुम 5-7 साल के लिए असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाओगे, इतना है, ठीक है। अगर पर यार AO तक भी बहुत अच्छी खासी पावर है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि पावर नहीं है। एनफोर्समेंट ऑफिसर की अच्छी खासी पावर है, तो अच्छी है जो। बाकी यार लेवल 1 2 3 से इनसे तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर तुम लेवल 5 पे ही हो, सेम पे और होम स्टेट में हो, तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत है तुम्हें क्या चाहिए। टाइम चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, क्या चाहिए। अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म जॉब लेनी है तो तुम अपने उसमें रहो ना, तुम्हारे पास टाइम मिलेगा, तुमको टाइम मिलेगा और तुम बढ़ पाओगे अच्छे खासे। इसमें तो 4-5 महीने तो तुम पढ़ने की छोड़ ही दो, कि पढ़ ही नहीं पाओगे 4-5 महीने, क्योंकि तुम्हारे पास वर्कलोड इतना होगा, तुम्हें कुछ आता नहीं होगा, तो कई चीज़ें हैं, ठीक है। और बस, और तो सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए मेरे हिसाब से। 17 मिनट की वीडियो हो गई, लंबी भी हो गई है। थोड़ा सा ऑफिस की ग्लिम्स भी दिखा दी है, पता नहीं अलाउड भी है या नहीं, लेकिन चलो देखते हैं। ओके, टाटा बाय बाय। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जो भी होता है सब कर देना, ठीक है भाई, बाय।